अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई सा पल नहीं होता जिसकी हम तलाश ना करें और वो हमें ना मिले। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, यदि आप मेहनत करेंगे तो आपकी मंजिल आपको अवश्य ही मिलेगी। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज हम आगाज करते हैं आज की वीडियो का। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत से चीजों को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने कल जहां तक बात की थी, वो बात हमारी हुई थी चंदेल शासकों की। चंदेल शासकों के बारे में हमने ये जाना था कल की वीडियो में कि चंदेल वंश का अंतिम शासक जो माना जाता है वो जयचंद को माना जाता है। तो हमने कल की वीडियो में जाना था कि किस तरह से जयचंद का काल रहा और जयचंद ने कैसे मोहम्मद गोरी की सहायता की और मोहम्मद गोरी ने कैसे पृथ्वीराज चौहान को हराया। और फिर बाद में चंदावर के युद्ध में 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी मार डाला था। तो अब यहाँ से हम आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो हम केवल उन्हीं तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित है, ना कि हम यहाँ पर भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। यदि भारत का इतिहास आपको पढ़ना है तो उसकी भी वीडियो हमने बना करके यूट्यूब पर डाल रखी है। आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च मारिए भारत का इतिहास मास्टरमाइंड बीपीएस, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। चलिए तो देखिए हुआ क्या था कि जो मोहम्मद गोरी था, इसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। उसके बाद क्या होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान होता है वो जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा करके ले आता है। उसके बाद जयचंद जो है अपने आप को अपमानित महसूस करता है और मोहम्मद गोरी का साथ देता है। मोहम्मद गोरी से कहता है कि तू जयचंद मतलब पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर और दिल्ली की गद्दी को हत्या। सो होता यही है कि मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान से 1192 में युद्ध करता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और बाद में पृथ्वीराज चौहान को मार देता है कौन, मोहम्मद गोरी। इसके बाद 1-2 साल बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी जयचंद को भी मार देता है। जयचंद को क्यों मारता है? क्योंकि जब तराइन का युद्ध होता है तो जयचंद कहता है मोहम्मद गोरी से कि मैं तुझे हर तरह से साथ दूंगा, तन मन धन से, और अपनी सैन्य शक्ति भी तुझे दूंगा। लेकिन टाइम पर जो है जयचंद नहीं पहुंचता, इसलिए मोहम्मद गोरी इससे गुस्सा होता है और चंदावर के युद्ध में इसको मार देता है। फिर यदि हम बात करें मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी का एक विश्वास पात्र होता है, इसका गुलाम होता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की सत्ता यानी दिल्ली सौंप करके चला जाता है और वापस लौट जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसको बोलते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश और गुलाम वंश से ही शुरू होती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के अंदर ये 5 राजवंश आते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम है, दिल्ली सल्तनत का समय चलता है 1206 से 1526 तक, या यूं कह दीजिए कि दिल्ली सल्तनत 1206 में शुरू होती है और 1526 तक चलती है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और वो प्रथम युद्ध जब होता है तो उस समय लोधी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बीच और मुगल शासक बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इब्राहिम लोधी को बाबर युद्ध में मौत के घाट उतार देता है और यहाँ से गुलाम वंश शुरू हो जाता है, मुगल वंश। तो देखिए जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 तक चली और इसमें प्रमुख 5 राजवंश हुए। पहला राजवंश था गुलाम वंश और गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई और ये 1290 तक चला। इसके बाद दूसरा वंश खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला। सैयद वंश 1414 से 1451 तक चला। और यदि हम बात करें दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो राजवंश था उसका नाम था लोधी वंश और लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब धीरे धीरे हम दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इनका क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। दिल्ली सल्तनत, तो देखिए अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। सबसे पहले नाम आता है मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी। यदि हम बात करें मोहम्मद गोरी की तो मोहम्मद गोरी
ने किस तरह से युद्ध लड़ा था, ये सारी बात हमने बता दी। मोहम्मद घोरी का जो विश्वास पात्र होता है वो एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये मोहम्मद घोरी का गुलाम भी होता है। तो मोहम्मद घोरी का विश्वास पात्र जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका विश्वास पात्र होता है। और ये सारी सत्ता जो भारत की, ये कह सकते हैं दिल्ली की जो सत्ता होती है, दिल्ली की सत्ता वो सौंप देता है किसको? ऐबक को। अब जब ऐबक को दिल्ली की सत्ता सौंप देता है ये, तो यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक द्वारा स्थापना कर दी जाती है गुलाम वंश की। और गुलाम वंश की स्थापना की यदि हम बात करें तो ये 1206 में हो जाती है। तो पहला फैक्ट तो हमें यही मिलता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला जो राजवंश था वो कौन सा था? गुलाम वंश था। यहाँ पर ये लिख दिया हमने, गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के अंदर राज करने वाला पहला वंश था। और गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कब की थी? 1206 में की थी। इसके बाद यदि हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसने कई सारे कार्यों का संचालन किया। और लगभग यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के इतिहास से इसमें कोई ज्यादा बड़ा इसका योगदान नहीं रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो बादशाह बनता है उसका नाम होता है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की यदि हम बात करें तो ये प्रारंभ में जो होता है बदायूं का सूबेदार, या हम बोल देते हैं इक्तेदार होता है। ठीक है, तो इस बात को भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम ऐबक के बाद इल्तुतमिश सुल्तान बना। ऐबक के बाद इल्तुतमिश सुल्तान बना। लेकिन सुल्तान बनने से पहले यह बदायूं का सूबेदार था। या इसी सूबेदार को जो दूसरा नाम दिया गया है वह नाम दिया गया है इक्तेदार। और इक्तेदार की यदि हम बात करें यहाँ से, तो इक्तेदार का मतलब होता है कि धन के स्थान पर या तनख्वाह के रूप में भूमि का टुकड़ा देना। सूबेदार या इक्तेदार। तो गुलाम वंश से संबंधित ये दो महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के इतिहास में तथ्य आ जाते हैं। सबसे पहले इल्तुतमिश यानी कुतुबुद्दीन ऐबक इसने स्थापना कर दी, और इसके बाद आ गया इल्तुतमिश की यदि हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये दिल्ली का शासक बनता है, यानी गुलाम वंश का शासक बनता है ये। और शासक बनने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही ये जो होता है उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बदायूं। बरेली मंडल के अंतर्गत आता है बदायूं। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो 18 मंडल हैं, और उन 18 मंडलों में से जो बरेली मंडल है उसी के अंतर्गत आता है बदायूं। तो बदायूं का ये सूबेदार था, या इसको हम बोल देते हैं इक्तेदार। इक्तेदार का मतलब क्या था? यहाँ से एक प्रणाली भी पूछी जाती है कि इक्ता प्रणाली क्या थी। इक्ता प्रणाली का मतलब ये था कि तनख्वाह के रूप में भूमि को देना। ठीक है, वेतन या तनख्वाह वो ना दे करके बल्कि उसके स्थान पर भूमि या भूमि का टुकड़ा देना, ये इक्तेदारी प्रथा कहलाती थी। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश से कोई ज्यादा बड़ा विशेष स्थान उत्तर प्रदेश के योगदान में नहीं मिलता है गुलाम वंश का। इसके बाद हम बात करते हैं तुगलकों की, कि तुगलक का क्या योगदान रहता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में। और तुगलक वंश की यदि हम बात करें तो तुगलक वंश में भी कई सारे शासक हुए, लेकिन हम उसकी बात करने वाले हैं जिसका उत्तर प्रदेश में योगदान था। एक शासक का नाम आता है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसने दो नए नगरों का या दो नए शहरों की स्थापना की थी। एक था फिरोजाबाद और एक था जौनपुर। और जौनपुर की यदि हम बात करें तो सिराजे हिंद की उपाधि जौनपुर को दी जाती है। और जौनपुर की जो स्थापना इसने की थी अपने भाई यानी जोना खां की याद में की थी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका दूसरा वास्तविक नाम मिलता है। तो ये फैक्ट तुगलक वंश का एक उत्तर प्रदेश से निकल के आता है कि तुगलक वंश का जो शासक था
शासक फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने दो नए नगरों का निर्माण किया था या नगरों की स्थापना की थी। दो नए नगरों की स्थापना की थी और उन नगरों की यदि हम बात करें तो एक का नाम आ जाता है फिरोजाबाद, जो उत्तर प्रदेश में जाना जाता है कांच के सामान के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद के बाद यदि हम बात करें तो दूसरा शहर था जौनपुर। और जौनपुर की यदि हम बात करें तो इसने अपने भाई जोना खां की याद में इसकी स्थापना कराई थी। इसका भाई था जिसका नाम था जोना या जूना खां। जोना खां भी मिलता है, जूना खां भी मिलता है। और इसके वास्तविक नाम की यदि हम बात करें तो इसका वास्तविक नाम हमें देखने के लिए मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी याद में जौनपुर का निर्माण कराया था। जौनपुर की यदि हम बात करें तो इतर नगरी के रूप में भी जाना जाता है या सिराजे हिंद भी इसको कहा जाता था। सिराजे हिंद की उपाधि इसको क्यों दी गई, कब दी गई, ये बात हमें आगे जानने के लिए मिलेगी। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे एक शब्द आया था एकता प्रणाली, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं कि एकता प्रणाली क्या होता था। एकता प्रणाली, तो एकता प्रणाली की यदि हम बात करें तो उस समय जो जमींदार होते थे या जागीरदारी होती थी तो उनको धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि दी जाती थी। धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि देना और ये क्या कहलाती थी, ये एकता प्रणाली कहलाती थी। इसके बाद यदि हम बात करें जब तुगलक वंश चल रहा होता है तो तुगलक वंश की समाप्ति से पहले ही उत्तर प्रदेश में एक नए राजवंश की स्थापना होती है। इसको भी पूछ लिया जाता है कि 1398 में उत्तर प्रदेश में सरकी साम्राज्य, सरकी वंश की स्थापना हुई। यानी तुगलक वंश के अंतर्गत ही, तुगलक वंश समाप्त नहीं हुआ उससे पहले 1394 में उत्तर प्रदेश में सरकी वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये भी उत्तर प्रदेश के इतिहास से महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है कि तुगलक वंश की समाप्ति से पहले उत्तर प्रदेश में भी कहा, जौनपुर में, यूपी के जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। सरकी साम्राज्य, सरकी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो सरकी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम आगे। इसके बाद यदि हम बात करें, जैसे कि अभी हमने जाना था कि जौनपुर में 1394 ईस्वी में जो है, अभी तुगलक वंश समाप्त भी नहीं हुआ, जबकि 1394 में जौनपुर में एक वंश की स्थापना हो जाती है और जिसको नाम दिया जाता है सरकी वंश या सरकी साम्राज्य। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सरकी साम्राज्य की स्थापना। अब पहला पॉइंट तो यही बनता है कि जो सरकी साम्राज्य था इसकी स्थापना किसने की थी। स्थापना की यदि हम बात करें तो मलिक सरवर ख्वाजा जहां इसका संस्थापक था। संस्थापक मलिक सरवर ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी और यह स्थापना की थी जौनपुर में, या इसका पूरा नाम मिलता है मलिक सरवर ख्वाजा जहां। मलिक सरवर ख्वाजा जहां की यदि हम बात करें तो जो फिरोज शाह तुगलक था ये इसका प्रमुख अमीर था। मतलब जो बादशाह होते थे ये अमीरों को अपने दरबार में पनाह देते थे, या हम कह सकते हैं सूबेदारी के तौर पर इनसे ही अपने संबंध अच्छे या स्थापित बनाए रखते थे। तो जो फिरोज शाह तुगलक था इसका प्रमुख अमीर था जिसका नाम था
मलिक सरवर, और यहीं पर एक नाम और मिलेगा आपको देखने के लिए, नासिरुद्दीन तुगलक। नासिरुद्दीन तुगलक की यदि हम बात करें तो ये इसका विद्रोही सूबेदार था। तो मैं लिख देता हूं मलिक सरवर, लिखा हुआ है ये मलिक सरवर, यह फिरोज शाह तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का प्रमुख अमीर था, प्रमुख अमीर था, तथा नासिरुद्दीन तुगलक का, नासिरुद्दीन तुगलक का विद्रोही सूबेदार था, विद्रोही सूबेदार था। ठीक है, तो एक तो बात ये आ गई कि जो मलिक सरवर था, या इसका पूरा नाम मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ये फिरोज शाह तुगलक का अमीर व्यक्ति था, और फिरोज नासिरुद्दीन तुगलक का जो था ये सूबेदार था, और सूबेदार भी जो था वह विद्रोही था। तो देखिए किस तरह से इन्होंने इस विद्रोह करने के बाद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की। अब यदि हम बात करें यहाँ से, तो जो मलिक सरवर था इसकी एक उपाधि पूछी जाती है, और पूछ लेता है 4 शासकों के नाम दे देगा, या 4 व्यक्तियों के नाम देकर के आपसे पूछ लेगा कि बताइए ये उपाधि किसकी थी, या सीधा सीधा नाम पूछ लेगा कि मलिक सरवर की उपाधि क्या थी। तो मलिक उस सर्क इसकी उपाधि थी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मलिक सरवर की उपाधि, मलिक सरवर की उपाधि, तो इसकी उपाधि थी मलिक उस सर्क, मलिक उस सर्क। मलिक उस सर्क उपाधि जो थी वो मलिक सरवर की थी, और इसी ने जो है स्थापना की थी जौनपुर में सरकी साम्राज्य की। फिर एक और उपाधि इसकी देखने के लिए मिल जाती है, और उसका नाम था पूर्व का स्वामी, या पूर्व का स्वामी। तो यहां से प्रश्न पूछ लेता है कि पूर्व का स्वामी की उपाधि किस शासक की थी, तो मलिक सरवर ख्वाजा जहां की उपाधि थी। फिर यदि हम बात करें तो जौनपुर में कई अन्य शासक हुए, और सरकी साम्राज्य के अंतर्गत जौनपुर में कई महत्वपूर्ण भवनों का व इमारतों का और मस्जिदों का व मकबरों का निर्माण कराया गया इनके द्वारा, और इस निर्माण से जो जौनपुर था वो चमक उठा। फिर दूसरी बात यदि हम करें यहाँ से, तो शिक्षा के क्षेत्र में जौनपुर का विशेष योगदान रहा। तो जौनपुर की भव्य इमारतों को देख करके और शिक्षा प्रणाली को देख करके जौनपुर को एक उपाधि दी गई, और उस उपाधि के अंतर्गत जौनपुर को कहा जाता था पूर्व का सिराज। ठीक है, चलिए इसको भी लिख देते हैं हम। पूर्व का सिराज या सिराज हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सरकी सुल्तानों ने जौनपुर में अनेक महलों, जौनपुर में अनेक महलों भवनों मस्जिदों मस्जिदों और मस्जिदों के साथ यदि हम बात करें तो मकबरों का, कई मकबरों का निर्माण कराया, मकबरों का निर्माण कराया। और इन मकबरों के निर्माण के साथ ही साथ यदि हम बात करें तो जौनपुर की एक विशेष पहचान बन जाती है, और उस पहचान को ही जौनपुर की उपाधि के रूप में जाना जाता है, जिसे कहा जाता है सिराज हिंदुस्तान या पूर्व का सिराज। निर्माण कराया जिससे जौनपुर को सिराज हिंद, या हम कह सकते हैं पूर्व का सिराज, सिराज ए हिंद, या हिंद की जगह सिराज हिंदुस्तान नाम भी मिलता है, हिंदुस्तान, या दूसरा नाम मिलता है पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज।
तो एक विशेष प्रश्न ये बन जाता है कि पूर्व का सिराज या सिराज हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है, तो वह है जौनपुर को कहा जाता है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, कि दिल्ली सल्तनत से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। दिल्ली सल्तनत में अगले राजवंश की यदि हम बात करें तो लोधी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास में। और लोधी वंश की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत 3 शासक होते हैं। सबसे पहले लोधी वंश की जो स्थापना करता है उसका नाम होता है बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी के बाद होता है सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी के बाद उसका पुत्र होता है इब्राहिम लोधी। तो ये तीनों बाप बेटा होते हैं, पहले बहलोल लोधी, बहलोल लोधी का बेटा सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी का बेटा होता है इब्राहिम लोधी। तो अब जब इब्राहिम लोधी की हम बात करते हैं तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर जो होता है वो इब्राहिम लोधी की हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद एक दिल्ली सल्तनत पर नए राजवंश की स्थापना कर देता है, जिसको हम जानते हैं मुगल वंश या मुगल साम्राज्य। लेकिन इससे पहले हम एक दो बातें और लिख लेते हैं, और वो महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बहलोल लोधी ने 1484 में जौनपुर को जीता, और जौनपुर को जीतने के बाद उसे अपनी सल्तनत में मिला दिया, और इसके जो कुछ सूबेदार थे उन्हें छोड़ दिया, और बाकी जो जौनपुर के अंतर्गत सत्ता थी उसको हत्या लिया था किसने, बहलोल लोधी ने। तो यहां से इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम, साफ करने की बड़ी समस्या है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बहलोल लोधी, ये बहलोल लोधी वही है जिसने के लोधी वंश की स्थापना की थी, ठीक है, बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बहलोल लोधी ने 1484 में जौनपुर को जीता, यानी जीत लिया, जौनपुर को जीता तथा अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये जौनपुर का मुख्य इतिहास था जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये भी आ जाता है दिल्ली सल्तनत से संबंधित उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि लोधी वंश की स्थापना हो गई, लोधी वंश का संस्थापक हो गया बहलोल लोधी, इसका पुत्र हुआ सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी से उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक प्रश्न ये बनता है कि आगरा की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी या किसने की थी। तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी, और सिकंदर लोधी जो था वो लोधी वंश का दूसरा शासक था। अब स्थापना की यदि हम बात करें तो इतिहास में हमें कई जगह मतलब डेट मिलती है इसकी 1504, और कई जगह डेट मिलती है 1506। तो वास्तविकता तो यह है कि 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी, और 1506 में इसको अपनी राजधानी बनाया था। तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा जो शहर है उत्तर प्रदेश का जहां पर ताजमहल है, आगरा की स्थापना की, और तथा 1506 में इसे आगरा को इसे अपनी राजधानी बनाया। आगरा को अपनी राजधानी बनाया। फिर इसके बाद क्या हुआ, सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर लोधी के बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठ जाता है दिल्ली की, और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक होता है वह इब्राहिम लोधी होता है। फिर डेट आ जाती है 1526 में बाबर के और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है, और 1526 में गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात लिख लेते हैं हम। मुगल वंश की 1526 में बाबर तथा इब्राहिम
इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इसमें इब्राहिम मारा गया और भैया यहीं से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई। दिल्ली सल्तनत समाप्त, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुछ इमारतें पूछी जाती हैं जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बनाई गई थी। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी इमारत किसने बनवाई थी, इसकी बात हम कर लेते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे सीधी मुगल काल की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारी दिल्ली सल्तनत हुई और दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चली। तो इसके जो शासक हुए हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश के शासकों की, सैयद वंश के शासकों की, खिलजी वंश के शासकों की, लोधी वंश के शासकों की, गुलाम वंश के शासकों की। तो इन्हों का उत्तर प्रदेश में जो विशेष योगदान था हमने उस पर चर्चा कर ली। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में 2-3 शासकों ने किन्हीं 2-3 चीजों का निर्माण कराया था और उनको हम यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एक जामा मस्जिद है और ये जामा मस्जिद कहाँ पर है, बदायूं में। तो प्रश्न पूछ लेता है कि बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, इल्तुतमिश ने, जो आज भी देखने के लिए मिलती है। फिर एक है अटाला मस्जिद और ये अटाला मस्जिद कहाँ पर है, जौनपुर में। इब्राहिम शाह सरकी ने इसका निर्माण कराया था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये 3 महत्वपूर्ण निर्माण उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अटाला मस्जिद जौनपुर की, इब्राहिम शाह सरकी ने इसका निर्माण कराया। दूसरा लाल दरवाजा जामा मस्जिद, ये कहाँ पड़ती है, ये भी जौनपुर में पड़ती है। और हुसैन शाह सरकी जो शासक था, इसने इसका निर्माण कराया था जौनपुर में लाल अटाला मस्जिद का। ठीक है, यानी लाल दरवाजा जामा मस्जिद। तो दोस्तों ये जो था हमारा दिल्ली सल्तनत को लेकर के उत्तर प्रदेश में क्या इतिहास रहा, क्या विशेष योगदान रहा, इस पर चर्चा हमने करी थी। कल हम बात करेंगे मुगल काल की और मुगल काल में हम जानेंगे कि जितना भी मुगल काल हुआ लगभग 1526 से 1857 तक का, तो उसके अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इनके बारे में हम बात करेंगे कल। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलना। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।